नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास हमारी MCQ क्लास की उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। MCQ सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसी सीरीज़ में ये मेरा 6 वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है। और ये है आज का वीडियो जो हमारा है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे। ठीक है, 2019 और 1986 वाला दोनों ले रखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको उसमें वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया सर आपने कौन सा ले रखा है, मैंने दोनों ले लिया। ठीक है, जो उस क्वेश्चन उसके भी बन रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इसके बन रहे थे, दोनों ही मिक्स करा के वीडियो भी दोनों को डाल रखे हैं मैंने। 86 का भी डाल रखा है और 2019 का भी अलग से अभी लेटेस्ट मैंने डाल दिया वीडियो। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो शुरू करें वीडियो। जी सर, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। MCQ सीरीज चल रही है, अच्छे से चल रही है। आप नीचे कमेंट थोड़ा कम कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिजनेस मेथड को थोड़ा सा आप लाइटली लेके ही चलते हो, मुझे पता है। आप अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स को JFR और इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, पर वो ठीक है। 25 क्वेश्चन तो इसके भी आएंगे, कहीं चले जाओगे 25 तो आएंगे, 75 नंबर तो इसके भी है ही है। तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है आप कैसे किसको तवज्जो देते हो, कितना करते हो। थोड़ा सा इसको भी दीजिए, इसको भी कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही नंबर गेनिंग है। उसमें तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, इसमें तो नंबर कंफर्म ही आने हैं। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का अपना। द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन इज, 3 तरह के कमीशन बताए थे मैंने, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तीनों की बात अच्छी तरह से क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। अब होता है जुरिडिक्शन, यानी कितने अमाउंट में जुरिडिक्शन लगता है, उसका पेमेंट कितना लगता है। तो मैंने बताया था 1 करोड़ तक इसका, 1 से ऊपर इसका और 10 करोड़ के ऊपर इसका। ठीक है, ये बताया था मैंने क्लास के अंदर। तो इसका आंसर हो गया अबव 1 करोड़। अबव 1 करोड़ सबसे ईजी, सबसे चिंदी सा सवाल है, तो वो ये था। ठीक है, याद रखा, क्योंकि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो तो लिमिट ही पढ़नी है। एक तो मेन तो आपको लिमिट तो पढ़नी ही है, इसी के ऊपर एक सवाल तो पक्का ही पक्का आना है इसके अंदर। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हक में आएगा 2 सवाल, उसमें से एक तो एक पक्का ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ये है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द फॉरम विल डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी टू आंसर ऑन दैट विद इन डैश डेज एंड मे एक्सटेंड द पीरियड फॉर द डैश डे। मैंने बताया था कि जब क्लास के अंदर बताया था कि जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद अपोजिट पार्टी, जो भी अपोजिशन में है पार्टी है, उसको फॉरम, जो आपका फॉरम है वो क्या करता है, आपने उससे कंप्लेंट फाइल की और वो क्या करता है विद इन 30 डेज के अंदर, कितने 30 दिन के अंदर वो उसको क्या भेजता है, एक लेटर भेजता है। शो कॉज नोटिस समझ लो, शो कॉज नोटिस भेजता है कि भैया आंसर दे दो, सॉरी, वो अपोजिट पार्टी को हाथों हाथ ही भेज देता है। अपोजिट पार्टी को जैसे कंप्लेन आपने फाइल की, ये यहाँ से शो कॉज नोटिस है, SCN, इसको भेजता है और बोला 30 दिन के अंदर इसके भीतर इसका जवाब दो कि आपके खिलाफ इसने ये कंप्लेन की है, क्या आप इसे ये सच्चाई है या इसके खिलाफ अपोज करना चाहते हो। ठीक है, सच्चाई है तो उसका पेमेंट कर दो, नहीं तो अपोज करना चाहते हो तो कारण बता दो। तो ये 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। अगर 30 दिन के अंदर वो शो कॉज नोटिस में जवाब नहीं देता है तो दूसरी कार्रवाई होती है। लेकिन कई बार वो टाइम को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, पीरियड को बढ़ा भी जाता है, 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाता है। वो अगर सही रीज़न दे कि साहब मेरा पेट दर्द कर रहा था, साहब मैं थोड़ा बीमार था, साहब मेरे घर पे कोई नहीं था, तो इस तरीके से जवाब दे तो उसको 15 दिन और समय दे दिया जाता है कि 30 दिन में तो उसको जवाब देना ही देना है विद इन 30 डेज के अंदर, लेकिन 15 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया जाता है, 15 और मोर डेज उसको और एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो याद रखना 30 और 15। ठीक है, नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मस्ट बी डन इन हायर फॉर्म विद इन। डिस्ट्रिक्ट की अपील आपको पता है स्टेट में करते हैं, और स्टेट की अपील किस में करते हैं, नेशनल में, नेशनल फॉर्म्स में, और नेशनल की किस में करते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ये आपको क्रोनोलॉजी सिस्टम याद है? जी सर, ये हमें पूरे तरीके से याद है। ठीक है, अब ये बोलता है डिस्ट्रिक्ट की अपील स्टेट में करने के लिए कितने दिनों के अंदर करनी पड़ेगी, तो याद रखना 45 दिनों के अंदर उसको करनी पड़ेगी, 45 डेज के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट में अपील करनी पड़ेगी। ये दिन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंप्लेन मीन्स, कंप्लेन की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन पूछिए। कंप्लेन मीन्स, कंप्लेन का मतलब क्या हुआ, कंप्लेन का मतलब हुआ, कंप्लेन मीन्स अ कंज्यूमर कंप्लेन दर्ज कराए वो कंप्लेन होती है। मीन्स, हाँ मतलब ऐसा पूरा इसका डेफिनेशन होता है। कंप्लेन मीन्स अ कंज्यूमर, जो कंप्लेन दर्ज कराए वो कंप्लेन होती है। एनी कंज्यूमर एसोसिएट रजिस्टर्ड विद कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज के अंदर अगर कोई है रजिस्टर्ड है और फिर वो कंज्यूमर है तो भी वो कराए तो भी कंप्लेन ही मानी जाएगी।
नॉर्मल कंज्यूमर कराएगा तो भी कंप्लेन ही मानी जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी तो भी कंप्लेन ही मानी जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबाउ कंप्लेन चाहे कोई करेगा उसको कंप्लेन ही मानी जाएगी। बस वो क्या होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए, या यहाँ पे भी देखो एनी कंज्यूमर एसोसिएट विद रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 2013 के साथ रजिस्टर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि सोसाइटी है, कोई सोसाइटीज़ है कंज्यूमर के भले के लिए काम कर रही है, किसी कंज्यूमर ने गुड्स खरीदा और उसके साथ हो गया धोखा, फ्रॉड हो गया, क्या हो गया उसके साथ, फ्रॉड, तो ये सोसाइटी भी उसके ऊपर कंप्लेन कर सकती है, किसमें, कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कि भाई हमारा जो एक आदमी है कंज्यूमर है जो हमसे रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी से और उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, तो हम भी कंप्लेन कर रहे थे, उनकी कंप्लेन भी दर्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द कंप्लेन बी इन अ कंज्यूमर विद इन डैश ऑफ कॉज अकर। कहने का मतलब है कि अगर किसी के साथ कॉज अकर का मतलब हो गया जैसे कारण, जैसे कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है या आपके साथ कोई हार्मनेस हुई है, आपने कोई प्रोडक्ट डाला उसमें से निकल गया मच्छर, या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसमें से निकल गई छिपकली। अब ये आपके साथ आज हुआ है, आपने इसको रख दिया, फेंक दिया, जो भी कर दिया, साइड में रख दिया, और आप इसको 3-4 साल बाद आके आप जहाँ कोर्ट में केस लगाते हो कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ था सन 2000 के अंदर, आज 2022 चल रहा है, सन 2015 के अंदर हुआ था, 5 साल बाद 7 साल बाद आप बोलते हो कि मैं आपके ऊपर केस करना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। एक लिमिटेशन एक्ट 2005 मैंने बताया था, उसके तहत क्या होता है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है कि जब कॉज अकर, जब कारण, जैसे आपके साथ कुछ हुआ है उसके 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर्स के तब, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के भीतर आपको कंप्लेन फाइल करनी है। अगर 2 साल टाइम ऊपर हो गया तो फिर आप कंप्लेन फाइल नहीं करते, ठीक है, नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हु कैन प्रीफर कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कंज्यूमर खुद मर जाए तो उसके खिलाफ उसकी जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कर सकता है, सिंपल सी बात, उसका लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल हायर यानी उसका कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि, जो भी उसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होगा या उसका कानूनी उत्तराधिकार होगा, लीगल हायर होगा, वो करेगा, क्योंकि वो खुद तो मर चुका है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉरम देयर इज अ कंपल्सन दैट अ फीमेल शुड बी मेंबर ऑफ द फॉरम। इनमें से कौन से फॉरम है जहाँ पे फीमेल मेंबर फॉरम का, फीमेल क्या फॉरम की एक मेंबर होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये सारों को सारों में है, डिस्ट्रिक्ट में भी एक मेंबर होनी चाहिए फीमेल, स्टेट में भी होनी चाहिए, नेशनल कमीशन में होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, ये रूल आ गया कि एक फीमेल मेंबर तो होनी ही चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंगेज्ड इन, ये कब आया था, एनेक्टेड इन यानी ये कब आया था, मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा भी सवाल आ सकता है, आपको वहाँ चुम्बा करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे ज़्यादा 3-5 नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखा है, वो 86 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है। अब पूछ लिया 86 कब आया है, 86 कब आया, तो भैया देख लेना, 24 दिसंबर 1986 में आया था। कब आया था, 24 दिसंबर 19, वैसे 2019 की भी डेट याद रखते हुए चलना। ठीक है, डेटें याद रखनी ही है हर एक्ट की, 2-3 तो एक्ट है, नेगोशिएबल ये है, 1-2 कंपनीज एक्ट की भी याद रख लेना, 1-2 ये। नेक्स्ट, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ पर्सन इंक्लूड, पर्सन की डेफिनेशन यानी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, व्यक्ति की डेफिनेशन के अंदर क्या इंक्लूड है, व्यक्ति की डेफिनेशन है सारे इंक्लूड है, चाहे वो फर्म हो, रजिस्टर्ड हो, नहीं रजिस्टर्ड, वो भी इंक्लूड है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड है, एवरी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और नॉट, ये सारे के सारे पर्सन माने जाएंगे। आप ध्यान रखना, सारे के सारे क्या माने जाएंगे, पर्सन माने जाएंगे, और ये सब के सब व्यक्ति माने जाएंगे। किस एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ठीक है, याद रखना, सारे के सारे क्या माने जाएंगे, व्यक्ति माने जाएंगे, तो आंसर इज डी। द मिनिमम एज लिमिट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज, डिस्ट्रिक्ट फोरम का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है, ये मैंने नोट्स में नहीं करवाया था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम का बनने के लिए, वो है 35। कितनी है, याद रखना, 35 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35। तो सर मैक्सिमम भी बता दो आप, 35 मिनिमम है, यानी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 35 साल का आदमी होना चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकता है डिस्ट्रिक्ट का। और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम टर्म समझ लो कि वो कितने टाइम तक रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का मेंबर, 5 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, या तो 65 साल का हो गया
या 5 साल, 5 साल का टर्म पूरा हो गया तो रिटायर होना है, अगर 5 साल का नहीं हुआ और 65 साल का पहले हो गया तो उसको रिटायर होना है। तो ये याद रखना है। 65 ईयर 5 ईयर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो सर लगे हाथ स्टेट का भी बता दीजिए। तो ये लीजिए स्टेट में एटलीस्ट होना चाहिए आपका, एटलीस्ट कितना है 40 ईयर, कितना है 40 ईयर्स, एटलीस्ट कितना है 40 साल। ये सवाल आ सकता है, इसका 35 है, स्टेट का कितना है 40, और मैक्सिमम टर्म कितना है उसका, वही 5 ईयर, और यहाँ पे हो जाएगा उसका 67 ईयर्स। याद रखना 67 ईयर्स ऑफ एज। ये सवाल आएगा ही आएगा, देख लेना, मुझे तो ऐसे लग रहा है। 67 इसका है, 65 इसका है, 35 मिनिमम इसका है, 40 मिनिमम इसका है। नोट कर लेना अभी ये क्लास के साथ ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 5 साल का टर्म तो है ही है, ठीक है। अच्छा लगे हाथ सर अब नेशनल का भी बता दीजिए। ये लो भैया, ये तो लगे हाथों बहुत बताने वाली दिक्कत है। चलो नेशनल का है, एटलीस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है नेशनल का। अच्छा इसमें होता कौन है ये तो पता है आपको, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कौन होता है, ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये तो मैं बता रखा है। यहाँ पे हाई कोर्ट जज होगा और यहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट जज, जो भी रिटायर या फॉर्मर या जो भी है, ठीक है, वो होगा इसका मेन, ठीक है, जज प्रेसिडेंट मान लो। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो इसका वही है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम कुछ नहीं है। मैक्सिमम देख लेना, यानी 35 साल है मिनिमम, तो उससे ऊपर वाला यहाँ पे बन सकता है। मैक्सिमम देख लेना, मैक्सिमम है इसका 4 ईयर्स ऑफ टर्म्स और 70 ईयर्स, ये याद रखना। कितना, यहाँ 4 साल ही है, 4 ईयर्स ऑफ टर्म्स और 70 साल की उम्र है यहाँ पे। तो पहले कितनी थी 65, फिर 67, और याद रखने वाली बात है 70, और यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 4 नेशनल में, ठीक है। ओके तो इसका आंसर तो 35 है। नेक्स्ट ये सवाल आ ही गया, देखो ये क्या हो गया, सब उल्टा सीधा हो गया क्या, चलो सही कर दूंगा। एक मिनट जी, तो मैक्सिमम एज आ गया क्या, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ पर्सन हु कैन बी मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन। तो सवाल आ गया मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है जो स्टेट कमीशन का होगा, तो इसका आंसर होगा आपका स्टेट कमीशन का मैक्सिमम हु कैन बी मेंबर इन स्टेट कमीशन, तो मैक्सिमम ध्यान रखना वो कितनी है 65 साल, ठीक है। ये क्या हो गया 65 नहीं 67 होना चाहिए ना इसका, अभी तो मैंने आपको लिखवाया है इसका, है ना। इसको स्टेट की जगह इसको डिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है, इसको कर दो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, ध्यान रखना। ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो गया, कितने हो गए 65, अभी जो लिखवाया ना ये जस्ट, अरे भैया ये जस्ट लिखवाया ना यार, ये 65 है ना, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 65, ठीक है, मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच फॉर्म कैन नॉट रीअपॉइंट द सेम पर्सन एज इट्स मेंबर। याद रखना, याद रखना, ये मैंने यहाँ पे ये 3 बात करी, इसके साथ एक बात और कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 टाइम रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, यानी भाई ये 5 साल का जैसे टर्म पूरा हो गया, 65 साल का भी हुआ नहीं है, तो एक बार रीअपॉइंट वापस हो सकता है 5 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी रीअपॉइंट हो सकता है, स्टेट में भी एक बार के लिए 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम हो, वापस वो आदमी दूसरी बार नहीं होगा। लेकिन नेशनल में ऐसा कोई रीअपॉइंटमेंट वाला सिस्टम नहीं है, एक बार 4 साल का पीरियड या 70 साल की उम्र जो भी पहले हो गया तो उसको रिटायर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अमॉन्ग में तो फॉलोइंग इसमें से कैन नॉट रीअपॉइंट, किस में रीअपॉइंट नहीं हो सकता मेंबर, तो याद रखना नेशनल कमीशन में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, बाकी इन दोनों में होता है, ठीक है, याद रखना सवाल ये भी। अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन बी डन, सीधी सी बात है, अपील डिस्ट्रिक्ट की किस में चली जाएगी, स्टेट में चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट की नेशनल में। हाउ मेनी राइट, कितने प्रकार के राइट्स है किसमें, राइट डज कंपनीज हैव इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कितने राइट्स है 6, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हियर्ड, मतलब हम सुनने का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, सेफ्टी का अधिकार है, ये सारी चीज़ है। तो ये सारे अधिकार, ये कितने अधिकार है 6 राइट्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, अंदर वे क्लास के अंदर करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके सर, एवरी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और आर्टिकल सीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी रिटर्न विद इन, जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, रिकॉर्ड है या कुछ भी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सीज हो जाते हैं, उनको वापस करने होंगे, रिटर्न करने होंगे, कितने समय में 20 दिनों के अंदर अंदर उनको वापस करने होंगे, 20 डेज़ के अंदर, याद रख लेना ये भी 20 डेज़ के अंदर इसको वापस रिफंड करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, जिससे भी ये पोजीशन लिया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर
डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, बताया था मैंने, जो डिस्ट्रिक्ट की कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो एस्टेब्लिश किसने की थी, वो कौन करता है, वो करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। स्टेट की कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल की कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट की कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट इफ इट डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसको लगता है सही है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ज़्यादा बना सकता है क्या, कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, ऐसा नहीं, एक से अधिक बना सकता है क्या, तो इसका आंसर होगा यस, ट्रू। अगर उसको लगता है कि भाई बड़ा एरिया है, एक से कवर नहीं हो पा रहा है, तो एक से ज़्यादा भी बना सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। या कई बार होता है पहाड़ी इलाके है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, एक जगह से दूसरी जगह कंप्लेन नहीं कर पाता कंज्यूमर, और कंज्यूमर होते भी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह है उसके अलावा दूसरी जगह भी क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना सकता है। A complaint relating to which among the following can forwarded either in writing or in electronic mode to any one of the authority, namely district collector or the commission of the regional office or the central authority। ये बोलता है जो कंप्लेन है चाहे तो राइटिंग में करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑनलाइन मेल वेल भेजो, किसी को भी भेज सकते हो अथॉरिटी को, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजो या आपके रीजनल ऑफिसर जो भी है, सेंट्रल अथॉरिटी, इनको भेजो। किन मुद्दों पर, इन फॉलोइंग में से किन मुद्दों पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो मैंने बताया था, मुद्दे बताए थे कंप्लेंट जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो, कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो अगर उसमें उसके हितों की रक्षा ना हो कंज्यूमर की। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, ये भी बताया था, जो ट्रेड व्यापार की जो गतिविधियां है वो अनफेयर हो, सही नहीं हो, मिलीभगत हो व्यापारियों के आपस में। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो, जैसे अभी लेटेस्ट सेंसोडाइन पे कोई 10-20 लाख का लगाया, उसने बोला झंझनाट, दांतों की झंझनाट खत्म करे सेंसोडाइन, तो वो गलत है, ठीक है, कोई खत्म नहीं करता है। तो इस तरीके से, इस तरीके तीन ही तरीके से कोई हो, इन इशू हो, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, चाहे लिखित में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, किसी को भी, किसी भी अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कर सकते हो, कोई रीजनल ऑफिसर अपॉइंटेड हो कमीशन उसको भी, या कोई और अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी डायरेक्ट वहाँ पे भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट, इनमें से कंज्यूमर राइट नहीं है। राइट टू हियर है सर, राइट टू सीक रिड्रेसल, बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम का निवारण होना चाहिए, ये भी है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन है ही है, हमें शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए, राइट है हमारा अधिकार कि हमें कंज्यूमर जो उपभोक्ता की शिक्षा प्रदान हो। पर राइट टू भी डिस्काउंट है क्या, ये औरतों को मिल सकता है, ये अलग से उन्होंने अपनी तरफ से निकाला कि राइट टू डिस्काउंट हमारा अधिकार है कि हम डिस्काउंट लेंगे। चलो यार, फिर ये इसमें दिक्कत होगी ना, एक सेकेंड, ठीक है। एक सवाल है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, याद रख लेना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, सारे इनकी क्वांटिटी याद रख लेना आप, जैसे मैंने लिखी भी होगी यहाँ पे, मैंने लिखी थी, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, गूगल पे देख लेना, मिल जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने हैं, ये है 6 to 9, कितने याद रखना, 6 to 9 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इंडिया में अभी तक, यानी इतने डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। स्टेट भी याद कर लेना और नेशनल भी याद करना, बाई चांस पूछ लो तो ऐसे सवाल भी पूछे थे। कोपरा स्टैंड फॉर, कोपरा किसके लिए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कोपरा कहा जाता है, कोपरा, कोबरा नहीं, कोपरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेयर डज एन एग्रीव्ड पार्टी पर्सन कैन अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन, याद रखना नेशनल कमीशन की सीधी अपील कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट मत लिख लेना, वो है सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क्ड अप्लायंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंज्यूमर जो यूज करता है ISI मार्क्ड अप्लायंसेज, जो ISI मार्क्ड अप्लायंसेज होता है, जो स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर किसी भी आप मार्को चीज़ खरीदते हो उसके ऊपर ISI मार्को होता है, उसका मतलब होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और वो आपको सेफ्टी देगा, आपको एक अच्छी तरह से राइट टू सेफ्टी है उसमें, कि भाई आप खरीद रहे हो मतलब आपको सेफ्टी है, ISI मार्क लगा हुआ मतलब सब चीज़ ओके है। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी का मामला है, किसका, राइट टू सेफ्टी का, ठीक है। यानी अगर कंज्यूमर ISI मार्क देख के खरीदता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन से अपने अधिकारों का यूज़ कर रहा है, वो राइट टू सेफ्टी का यूज़ कर रहा है। एन अपील फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन शैल बी डिस्पोज्ड,
जो स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में कोई किसी प्रकार की अपील फाइल की है वो कितने समय में डिस्पोज हो जानी चाहिए, इसका भी रूल्स और रेगुलेशन है, मैंने क्लास के अंदर बता रखा है। तो याद रखना कि जब स्टेट और नेशनल कमीशन इन दोनों का सेम ही है, 90 डेज है, एंड द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, जब भी अपील आई उसके 90 दिनों के अंदर अंदर इसका क्या होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, इसका निवारण हो जाना चाहिए। ये रूल्स है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर डाल रखा है। As mentioned in the rules Consumer Protection Act 2019, the age of president and member of National Commission should not exceed, याद रखना कितना था, मैंने आपको बताया था कितना आंसर इसका आंसर है 70 ईयर्स और 65 ईयर रेस्पेक्टिवली। कहाँ गया, यहाँ पे बताना, वहाँ पे मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट की बताई थी। अगर प्रेसिडेंट है तो 70 साल है, 4 ईयर, कितने 4 ईयर्स और 70 ईयर्स, ठीक है, यानी 4 साल की नौकरी या फिर 70 साल का हो जाएगा तो रिटायर होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, ठीक है। और मेंबर है अगर नेशनल कमीशन का तो वही है 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, कितने 5 ईयर्स और 65 ईयर, ध्यान रखना। मेंबर्स के लिए तो वही है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए कितनी है, 4 या 70, क्योंकि यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीधा जज ही आता है जो भी बनता है इसका प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे भी ओल्ड होकर वहाँ से रिटायर होता है, तो यहाँ आता है जब तक और ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। द पैनल ऑफ मीडिएटर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, एक मीडिएटर होता है, उसको बोलते हैं मध्यस्थ में मतलब जो आपके करता है मीडिएटर होता है, ये मीडिएटर क्या होता है, मध्यस्थ नहीं करता, दो जगह की लड़ाई हो जाती है उसको बीच में सॉल्यूशन करवाता है ना, एक वो बीच वाला सॉल्यूशन करवाता है। तो इस तरीके से, तो एक रूल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कि मीडिएटर की भी सहायता ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट में चले गए और अब लगता है दोनों आपस में बाहर, कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट होता है ना, तो वैसा सेटलमेंट भी कर सकते हो, उसको मीडिएटर कहते हैं। और पैनल ऑफ मीडिएटर बैठते हैं, 3-4 लोग बैठते हैं। आपको लगता है आपका केस को मीडिएटर के पास भेजो कि हमारा सेटलमेंट करवा दे, तो मीडिएटर के पास भी भेज सकते हो। और द पैनल ऑफ मीडिएटर, जो मीडिएटर का पैनल होता है, एंड दिस शैल बी वैलिड फॉर, वो वैलिड कितने टाइम के लिए होते हैं, वो वैलिड होता है आपके 5 साल के लिए, यानी हर 5 साल में मीडिएटर का पैनल बदलता है, हर 5 साल में मीडिएटर का पैनल बदलता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, 2 बार पेनल्टी आ गया, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर बाय द कमीशन शैल बी, अगर कमीशन का कोई ऑर्डर है उसको नॉन कंप्लाइंस किया है तो उसकी पेनल्टी कितनी है, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, तो याद रखना ₹1 लाख। यानी कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया है, कमीशन ने किसी प्रकार का कोई चीज़ बोला है कि ये आपको फॉलो करना है और आप उसको फॉलो नहीं करते हो, उसकी कॉम्प्लाइंस को नहीं करते हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल, तो 1 लाख रुपये आपकी सीधी पेनल्टी लगेगी। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन CPA 2019, याद रखना इस तरह के सवाल भी आते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, 8 चैप्टर, कितने हैं, 8 चैप्टर्स आर देयर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, याद रख लेना। ये वही सवाल ला रहा हूँ जो ऐसे कहना कहीं आए हुए किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे, इस प्रकार की ला रहा हूँ। पेनल्टी का मैंने लास्ट में करवाया था, नोट्स के अंदर दे रखा है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी CPA 2019, अगर सेंट्रल अथॉरिटी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसने कोई डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन की कंप्लाइंस, उसकी पालना नहीं हुई है, तो पेनल्टी कितनी है, तो याद रखना इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने की जेल, और या फिर 20 लाख रुपीज़ फाइन, या ये दोनों इतनी है। अगर आपने सेंट्रल अथॉरिटी ने आपको कोई आदेश दिया, कोई ऑर्डर दिया, कोई डायरेक्शन दिया और आपने उसका पालना नहीं किया, नॉन कंप्लाइंस की है, तो 6 महीने की जेल हो सकती है या 20 लाख का फाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। और एक और पेनल्टी आपके सामने, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, फॉल्स और मिसलीडिंग, गलत, जो सेंसोडाइन का एग्जाम्पल दिया था, मिसलीडिंग, गलत लीड कर रहे हो आप, फॉल्स कर रहे हो, गलत कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, इसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो इसका पनिशमेंट है आपका इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म इज विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 साल की जेल, एंड लिखा हुआ है, और नहीं एंड, यानी जेल तो होगी उसके साथ साथ प्लस फाइन में भी एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़, 10 लाख का फाइन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये दोनों होगा, 2 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन, जेल कम कर सकते हैं, फाइन बढ़ा सकते हैं, इस तरह की, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए जो बार बार पूछे गए, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लाया था, और ये 30 क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के और 86 के दोनों के क्वेश्चन मैं आपके साथ करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर अपन खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के अंदर। आई होप कि मेरी MCQ सीरीज़ जो मैंने चलाई है, 6 वीडियो करीबन मैं डाल चुका हूँ,
ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। वैसे के वैसे अकाउंट और दूसरे के भी आएंगे और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।